नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारायणी अस्पताल इंदौर के बाल चिकित्सा गहनता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंक गोयल, जो ये बताएंगे कि कोरोना काल में आप कैसे खुद को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें। तो इस कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन कर सकते हैं, डॉक्टर प्रियंक गोयल से सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियंक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले एक मैसेज की आप बात कर रहे थे कि क्या संदेश इस वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है आप समझ सकते हैं कितना इस वक्त जो समय है लोग कितनी जल्दी पैनिक हो जा रहे हैं। जी, सर्वप्रथम तो मुझे बुलाने के लिए आपके चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं, कि बिल्कुल मनोबल नहीं खोलना है, बिल्कुल हौसला बनाए रखना है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी निकल जाएंगे। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हमें सभी सरकारी नियमों का पालन करना है। स्वयं को एवं बच्चों को घर के अंदर रखना है। घर में काफ़ी साफ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम बाहर से किसी को भी घर में नहीं आने दें। किसी भी बच्चे को, बड़े को, आसपास के दूसरे बच्चे अगर खेलना आने चाहें तो उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में घर में आने नहीं देना है करके। बच्चों की जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, बच्चे जहाँ जहाँ हाथ लगाते हैं अक्सर, जैसे डोर नॉब्स हुए, बच्चों के खिलौने हुए, तो उनको वाइप्स से पोंछते रहें, रेगुलर उनको क्लीन करते रहना है करके। बच्चों के कपड़े, यूटेंसिल्स यथासंभव हो उनको अलग रखने की कोशिश करना है। घर में कोई भी बीमार व्यक्ति हो, भले हल्की सर्दी खांसी से शुरुआत हुई हो, बुखार से शुरुआत हुई हो, उन्हें कोरोना के लक्षण मान के आइसोलेट करना है और बच्चों को उनकी पहुंच से दूर रखना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि WHO की स्टडी में ये पाया गया था कि मात्र 2.4% कोरोना के केसेस 18 वर्ष के कम उम्र या बच्चों में पाए गए हैं और बच्चों का इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छा रहता है। उनके कोरोना से जल्दी ठीक होने की उम्मीदें भी अच्छी रहती हैं करके। तो हेल्दी खाना दें, उन्हें न्यूट्रिशन पूरा भरपूर दें, तरल पदार्थ दें। कुछ लक्षणों पे ध्यान रखें, जैसे बच्चों को हल्का बुखार, सर्दी, खांसी, आँख में लालपन, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाना, पेशाब कम करना, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, शरीर पे या कान के आसपास लाल चकत्ते निशान दिखना, ये सब अगर कुछ भी इनमें से लक्षण दिखाई दें तो बिल्कुल हैरान नहीं हो, हिम्मत नहीं खोएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपको सभी ज़रूरी मददें मिलेंगी। बिल्कुल, डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन एक चीज़ इस वक्त ये समझना ज़रूरी हो जाती है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी से बातों को सुनते नहीं हैं। उनकी काउंसलिंग किस तरीके से की जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि क्या खाना क्या पीना है तुम्हें, तो ये बच्चों के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे वक्त में बच्चे कैसे समझेंगे, कैसे संभलेंगे, ये थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए? जी, इसमें देखिए 2 तरह के एज ग्रुप हैं। एक तो जो 8 से 10 वर्ष के ऊपर का एज ग्रुप है, जो आजकल मोबाइल चलाने लगे हैं, फेसबुक पे हैं, खबरें देख के डर जाते हैं, उनके मित्र रहते हैं, फ़ोन पे बात होती है। हमें उनको बताना है कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या रियल न्यूज़ है करके। हमें उन्हें बताना है कि वायरस का प्रकोप है, घर पे रहना है, थोड़े समय हमें गाइडलाइंस का फॉलो करना है और जल्द ही ये समय भी गुजर जाएगा, जल्द ही अच्छा समय आएगा और इसमें खतरे की कोई बात नहीं है। उनका मनोबल बढ़ाते चले। हम डेली हमारे OPD में ऐसे केसेस का सामना कर रहे हैं कि बच्चों का मानसिक संबल कम हुआ है, थोड़ा चिड़चिड़े हुए हैं, रोना अत्यधिक हुआ है, तो उन्हें कहानी में, खेल कूद में, प्ले में उनको लगाना पड़ेगा। टीवी स्क्रीन टाइम उनका कम करना पड़ेगा। अत्यधिक टीवी और अत्यधिक मोबाइल देख के भी बच्चों की आंखों और मनोबल पे अत्यधिक पूरा प्रभाव पड़ रहा है करके। तो खेल कूद, कहानी, पेंटिंग्स उनमें रखना पड़ेगा। जो हम क्वालिटी फैमिली टाइम की कल्पना करते हैं, ये भगवान का एक वरदान समझे कि इस आपदा में भी वो फैमिली टाइम आपको निभाने को समय मिल रहा है करके। बच्चों के बहुत पीछे नहीं पड़े, उन्हें हेल्दी फूड देवें, जिसको बैलेंस डाइट नाम दिया गया है। अंकुरित फल हुए, सलाद हुआ, दाल, चावल, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहें। जिन घरों में अवेलेबल है वहाँ अंडा वगैरह, चीज़ है, बटर है, इन चीज़ों का प्रयोग करें। बहुत गरिष्ठ खाना जो हुआ, बहुत अत्यधिक तेल, अत्यधिक घी, अत्यधिक तला गला, इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का वजन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रायः देखा गया है कि जिन बच्चों का वजन लॉकडाउन के पहले 24 किलो की रेंज में था, वो सभी बच्चे 32 से 33 किलो वजन लेके आ रहे हैं। तो नियमित व्यायाम करना, उनका मनोरंजन करना, उनका उत्साह वर्धन करना, ये सब ज़रूरी है। उनको खेल में लगाना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि वी आर पार्ट ऑफ द टीम, हम भी आपकी टीम का हिस्सा है और साथ में खेलना पड़ेगा।
फिर इसके नीचे के बच्चे आते हैं, वो जिद करते हैं कि जू जाना है, मॉल जाना है, तो उनको प्रेम से संभालना पड़ेगा, उनकी सब समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा और आपको और हमको उनका दोस्त बन के दिखाना पड़ेगा। ना तो वो स्कूल जा रहे हैं, ना उनके फ्रेंड्स उनसे मिल पा रहे हैं, तो जो दोस्त की कमी है वो माता पिता और भाई बहन को पूरी करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, उनकी देखें कि उनकी नींद प्रचुर मात्रा में रहे, खाना रहे, खाने में फ्रूट्स वगैरह वो नियमित लेते रहें, तरावट बना के रखें, पानी की कमी नहीं हो, कमरे में ठंडक थोड़ी सी बना के रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे कि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंक, एक सवाल ये भी है जहन में कि बड़ों के अमूमन हमें सिम्टम्स पता चल जा रहे हैं कि उनको फीवर हो रहा है या फिर सर्दी जुकाम है, बच्चों के सिम्टम्स कितने अलग हैं? उनमें सबसे पहले क्या सिम्टम्स आ सकते हैं अगर किसी भी तरह की उनकी दिक्कत है कोरोना को लेकर? सर, इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा, जो पहली कोरोना की वेव थी उसमें बच्चों में प्राइमरीली लूज मोशन ज़्यादा देखने में आ रहे थे और बच्चों की जांच जिनमें की जा रही थी उनमें पकड़ में आ रहा था। पर अब बच्चों में प्रायः बुखार, आंखों में सूजन आना, शरीर पे लाल दाने चट्टे निशान आना, बुखार जो तेज बुखार, अनएक्सप्लेन्ड बुखार की डॉक्टर बच्चा सोया था एकदम 103 104 बुखार चढ़ने लग गया है, गले में खराश, बच्चा रोने लगता है, नींद कम लेता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, साथ में लूज मोशन होते हैं। ये सब चीज़ें आए तो हमें सजग हो जाना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से बिना पैनिक करे कांटेक्ट करना चाहिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, थोड़ा बच्चों से अगर अलग हट के बात करें कि आजकल वो नए सिम्टम्स क्या हैं? जो पिछली बार की जो लहर थी, पहली लहर थी, उसमें जो अलग थे और इस वक्त वो सिम्टम्स बढ़ गए हैं, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पहली जो वेव थी उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे, यानी कि फीवर आना ज़रूरी होगा, सर्दी जुकाम ज़रूरी होगा। इसके अलावा भी कई सिम्टम्स हैं जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो हमें पता नहीं चल पा रहे हैं कि वाकई ये इसका कोरोना से कुछ लेना देना है। जी देखिए, सामान्यतः बच्चा बता नहीं पाता कि मम्मी भूख लगनी कम हो गई या मम्मी मुझे चीज़ों की स्मेल आना बंद हो गई है। बच्चे में आपको सर्वप्रथम बुखार पकड़ना पड़ेगा, शारीरिक कमजोरी, बच्चा लुस्त रहने लगता है, एकदम निढाल, बोले सर ये तो सोया सा बच्चा है, तभी अपने कान खड़े हो जाने चाहिए। बच्चों की आंखों में देखो, अगर उनमें लालपन आपको दिखता है, बच्चे के चेहरे पे देखो कि बिना बात के थोड़ा सा लालपन, जिसको फ्लशिंग कहते हैं। सर, अपना जवाब आप ये पूरा कीजिएगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ सवाल वो आपसे पूछना चाह रही हैं सागर से। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, अपना सवाल पूछिए। जी बताएं। गुड आफ्टरनून सर। सर, मुझे पूछना था, घर में 2 बच्चे हैं, एक है 8 महीने का और एक है 6 साल का। उनके जो फादर हैं वो 2 दिन पहले पॉजिटिव निकले, वो उसके 1 दिन पहले उनके कांटेक्ट में थे सर बच्चे। तो जो बड़ा 7 साल का बच्चा है उसको थोड़ा सर्दी जुकाम और खांसी जैसे लक्षण लग रहे हैं, तो सर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप प्लीज बता पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो देखिए, जो छोटा बच्चा है आपका वो बिना माँ के नहीं रह सकता, तो माँ तो लगेंगी उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। फादर को अलग रूम में आइसोलेट कर दीजिए, उनके जितने भी कपड़े हैं, बर्तन हैं फादर के जो इन्फेक्टेड, जिनको आपने बताया पॉजिटिव आए हैं, उनको अलग कर दीजिए। आई एम श्योर कि आपने अभी तक प्रशासन या आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया करा होगा। बच्चों का तापमान नापते चलें, शरीर में ऑक्सीजन नापने की मशीन आती है, बच्चों के फादर के लिए अलग ले लें और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग मशीन रखें, ऑक्सीजन की मात्रा नापते चलें। बुखार के लिए आपके जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, क्रोसिन या जो पैरासिटामोल का सायरप आता है वो नियमित अंतराल पे देवें। उनके न्यूट्रिशन एवं पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा और बड़े बच्चे जिसमें आपको लक्षण लग रहे हैं, एक RT-PCR टेस्ट उसका हमको करना पड़ेगा। करके टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट आपका शुरू हो जाएगा। और घबराएं नहीं, जब तक जो भी आपके डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर, उनकी हेल्प लीजिए, वो ज़रूर आपको पूरी इसमें मदद करेंगे सर। बिल्कुल, यानी कि जब तक RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है बच्चों का, तब तक आप जो मेडिसिन बताते हैं डॉक्टर्स, वो मेडिसिन आप कर सकते हैं, ये माना जाए। मतलब मेडिसिन की शुरुआत आप कर दीजिए क्योंकि टच में आए हैं, मेडिसिन चालू रखें और RT-PCR की जी बिल्कुल मान के चले कि सर मैडम अगर टच में आए हैं और हल्के लक्षण दिख रहे हैं तो मान के चले कि सावधानी बरतने का वक्त है। बुखार की बाकी चीज़ें सब चालू कर दीजिए, तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करें और बिल्कुल भी हौसला नहीं खोएं, पैनिक नहीं करें, बच्चे बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जी सब, पहली जब वेव आई थी तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि बच्चों को भले ही ना कोरोना हो रहा हो, लेकिन कैरियर थे वो
वो वाहक थे कोरोना वायरस के। वो अगर बाहर खेलने जा रहे थे और कोई कोरोना पेशेंट के वो संपर्क में आए तो वहाँ से वो कोरोना ला सकते थे। इस बार स्थिति बहुत ज़्यादा बदली हुई है। तो जैसा कि मैडम से सवाल पूछा कि बच्चों में सर्दी जुकाम है, तो कहीं ना कहीं इनको भी फर्क पड़ेगा, इनको भी आइसोलेशन में रहना चाहिए या फिर इनको भी टेस्ट कराना चाहिए? जी, परिवार में सर एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर जैसे बच्चों के फादर पॉजिटिव आए हैं तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका टेस्ट आवश्यक है सर अपने लिए। और जो 8 महीने का बच्चा है, जो अगर छोटा बच्चा है, 7 साल वाला जो है उसको थोड़ा आइसोलेट किया जा सकता है, खाना वगैरह उसकी काउंसलिंग करी जा सकती है, पर 8 महीने के बच्चे का माँ के साथ रहना ज़रूरी है और तुरंत माँ भी अपनी जाँच कराएँ। पहले वेव में बच्चे ज़रूर कैरियर थे पर बच्चे थोड़ा सा अफेक्ट हो रहे हैं। फिर भी अच्छी बात यह है, इतने दुख भरे दिनों में भी अच्छी बात यह है कि बच्चों का रिकवरी, बच्चों का वेलबींग सामान्य से काफ़ी बेहतर है, बच्चों की इम्यूनिटी सामान्य से काफ़ी बेहतर है, बच्चे ठीक भी उतना जल्दी हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस की दर कम है। पर तुरंत आपके डॉक्टर के संपर्क में रहें, प्रतिदिन उनको रिपोर्ट देवें, लक्षणों की मॉनिटरिंग करेंगे और बच्चे जल्द ही ठीक होंगे। देरी ना करें। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। मैम अपना सवाल पूछिए आप। लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन सीधा सा ये सवाल यहाँ पर उठता है कि बच्चे अगर इस तरीके से एक तरीके से वाहक बन रहे हैं तो उससे जो लोग संपर्क में हैं बड़े, उनको भी खतरा बढ़ता है। और हमारी ये मुहिम है कि मिलकर कोरोना को हराना है। यहाँ पर किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उस सलाह को पूछना है। डॉक्टर प्रियंक, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। मैं ये समझना आपसे जा रहा हूं कि वैक्सीनेशन से बाहर रखा गया बच्चों को, सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन इस समय देश भर में हो रहा है। क्या भविष्य में ऐसी कोई स्थिति या परिस्थिति बनेगी कि बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो सकेगा, खास तौर पे 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का? सर सबसे बड़ी खुशखबरी आज कनाडा से आई है। 12 से 18 साल के बीच के वैक्सीन को वहां अप्रूव कर दिया गया है और उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी ले लिया गया है। साथ ही आज जो फाइजर कंपनी है उन्होंने बोला है कि उनका अगला टारगेट है 6 महीने से लेके 11 वर्ष तक के बच्चे। तो उम्मीद करते हैं कि काम पूरी दुनिया में तेजी से शुरू है, देश का भी शासन प्रशासन इस दिशा में लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि खुशखबरी जल्दी आएगी और बच्चों का भविष्य यकीनी तौर पे आएगा वैक्सीन सर। बिल्कुल सर, एक चीज़ और, इस समय जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो रही थी या फिर स्टेरॉयड की बात हो रही थी, ये सब कितने कारगर हैं? क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर बहुत तरीके की मिथ भी हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि जीवन रक्षक की इंजेक्शंस हैं, लेकिन क्या सही वक्त है इसका, इन इंजेक्शंस को लगवाने का? सर देखिए, बड़ों की गाइडलाइंस बच्चों से थोड़ी सी भिन्न होती है। बड़ों में तो जैसा हम जानते हैं WHO ने तो अब रेमडेसिविर, टोक्लिजुमाब इन सब मोडेलिटीज़ को नकार दिया है कि बहुत कारगर नहीं है। स्टेरॉयड को जरूर उन्होंने जीवन रक्षक की श्रेणी में रखा है, पर तुरंत से स्टेरॉयड शुरू करने के भी अपने खतरे हैं सर कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और इन्फेक्शन तेज़ी से जकड़ने का अपने को डर रहता है। तो अपने को सामान्यतः रेमडेसिविर बच्चों में कुछ स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने माइन्यूट डोजेज में जो गंभीर केसेस हैं, गंभीर केसेस कैसे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। 2 तरह के गंभीर केसेस उन्होंने माना है। एक तो कावासाकी डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों के हार्ट पे असर पड़ता था और शरीर में आंतरिक सूजन आ जाती थी। तो बच्चों में जो इसका सबसे भयानक प्रकरण पाया गया है वो है MIS-C, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें शरीर के अंदरूनी अंग सूज जाते हैं। उसमें भी स्टेरॉइड्स और IVIG नाम की चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता है। उसमें ये बेनिफिशियल है एवं जान बचाने में आवश्यक है। सामान्य लक्षणों के बच्चों को बिना चिकित्सकीय एवं डॉक्टरी सलाह के नहीं देना चाहिए। केवल कुछ बच्चे जिनमें लक्षण गंभीर है या छाती में इन्वॉल्वमेंट है 4-5वें दिन, उन्हें स्टेरॉइड्स की आवश्यकता है। सर रेमडेसिविर एक प्रायोगिक थेरेपी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जा रही है, पर कुछ स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम उन बच्चों में जिन्हें यहाँ तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है या सांस लेने में अत्यधिक उनको दिक्कतें आ रही हैं, वायरल लोड कम करने एवं शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम करने के लिए कहा गया है, पर इसके बहुत अधिक चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है। तो रेमडेसिविर के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, ये कोई रामबाण औषधि है ऐसा नहीं है। WHO इसको नकार चुका है, हालांकि ट्रायल्स चल रहे हैं। तो जिन केसों में गवर्नमेंट या आपके डॉक्टर अप्रूव करते हैं उन्हीं लोगों को इसकी आवश्यकता है, आम आदमी को इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। तो पैनिक ना होए, मन छोटा ना करें, मनोबल ना करें कि
रेमडेसिविर नहीं मिल पाया है। दूसरी थेरेपीज हैं जो कहीं अधिक कारगर हैं इन चीज़ों से निपटने में। स्टेरॉइड जीवन रक्षक हैं, उनका अपना रोल है, पर चिकित्सकीय सलाह के बाद मन से इनका प्रयोग ना करें। बिल्कुल सर, एक चीज़ और जानना चाहता था, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ये कितना खतरनाक साबित होता है कि वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए लेकिन स्मोकिंग वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको क्या आप सलाह देना चाहते हैं कि स्मोकिंग से वो कैसे दूर रहें, खुद को कैसे मनाएं वो? सर, उनको एक ही लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी आपके फेफड़े पे टिकी हुई है और अब आपको आपके शरीर का ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। अगर इस कठिन दौर में भी आप आपका फेफड़ा यूं ही सांस के लिए छटपटा रहा है, अगर आपको कोविड हुआ है, अगर आप ऐसे माहौल में स्मोकिंग करते हैं तो आप अपने फेफड़े को खुद ही संताप दे रहे हैं। अगर आप जीने की इच्छा रखते हैं तो तुरंत अपने और परिवार के हित में आपको तुरंत उस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। कोरोना जो बीमारियां बड़ी बीमारियां, क्रॉनिक बीमारियां हैं, हार्ट संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी, कैंसर संबंधी, उनके लिए तो घातक है ही, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं सर, स्टडीज में पाया गया है कि उनके लिए 5 गुना अधिक घातक है। तुरंत प्रभाव से खुद को जीने का एक मौका देवें, तुरंत प्रभाव से स्मोकिंग बंद करें अपने एवं परिवार के हित में। बिल्कुल सर, खान पान में क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं? ये आपने बताया कि प्रोटीन आप ज़्यादा मात्रा में लें, विटामिन सी लें। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एंटीजन टेस्ट लोग पहले करवा रहे हैं, फिर RT-PCR करवा रहे हैं, और इसके बीच में जो अंतराल रहता है उस वक्त क्या करें? अगर सिम्टम आपके अंदर हैं लेकिन आपने टेस्ट कराया और टेस्ट रिपोर्ट आजकल समय लगा रही है, देरी हो रही है रिपोर्ट आने में। जी 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 देखिए, दुर्भाग्यवश लोड इतना ज़्यादा है लैब्स पे कि RT-PCR तुरंत आ पाना संभव नहीं है। कहीं कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय लग रहा है। आप एंटीजन करा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव है तो तुरंत कोरोना मान के अपनी उनकी जांच शुरू करें, अपना इलाज शुरू करें अपने डॉक्टर से संपर्क करके। अगर नेगेटिव आता भी है और आप RT-PCR करा रहे हैं और लक्षण है तो उसे कोरोना मान के आइसोलेट हो जाएं। अपने कपड़े, बर्तन वगैरह अलग कर लें। शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन, जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, उससे नापते चलें। नियमित तौर पर जो भी बुखार संबंधी दवाएं डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हैं उन्हें शुरू करें। होम आइसोलेशन के लिए सरकार एवं विभिन्न सेवाभावी संस्थाओं की तरफ से भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स एनरोल कर रहे हैं जो रेगुलर चिकित्सकीय परामर्श दे रहे हैं, तो उनसे संपर्क में रहें, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कुछ गंभीर लक्षण जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, बिल्कुल भूख बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाना, पानी ना पीते पाना, गले में बहुत तेज दर्द होना, बहुत ज़्यादा उल्टी होना, दस्त होना, तो तुरंत सहायता लेनी पड़ेगी आपको अस्पताल की तरफ से। बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, इस वक्त कहा जा रहा है कि स्टीम बहुत कारगर है, गर्म पानी बहुत ज़्यादा कारगर है। क्या छोटे बच्चों में भी ये नियम लागू होता है? उनको भी स्टीम दिलवाया जा सकता है, गर्म पानी उन्हें पिलाया जा सकता है? सर सामान्यतः छोटे बच्चे, थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, कुनकुना पानी तक पी पाता है। उससे छोटे बच्चे को हम कुनकुना या गर्म पानी देने की कोशिश करते तो बहुत से बच्चे सहन नहीं कर पाते सर, उल्टी वगैरह या थोड़ा सा बदहजमी जैसा उनको डेवलप होता है। तो बच्चों में बहुत ज़रूरी नहीं है कि अपन गर्म पानी दें। स्टीम छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए सर। बच्चे चंचल हों, एक सुरक्षित दूरी पर रहें। हाँ, एक बच्चा है जिसको हम समझा सके, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, उसके ऑनवर्ड्स उनको स्टीम दी जा सकती है। छोटे बच्चों में भी सर वेपोराइजर करके मशीनें आती हैं, सुरक्षित एनवायरनमेंट में माँ बाप देते हैं तो वो कारगर है सर। पर डायरेक्ट स्टीम डायरेक्ट बच्चे के ऊपर छोड़ देना, हाथ खुले छोड़ देना, तो जलने का रिस्क भी रहता है। कुछ मामले देखे गए हैं जिन्होंने बच्चे को स्टीम देने की कोशिश करे गए हैं, कुछ बर्न वगैरह के भी आए हैं। तो जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो, बहुत छोटे बच्चों में अवॉइड करें। मीडियम एज और बड़े बच्चों में ये उपाय करा जा सकता है सर। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक, इंदौर से मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल डॉक्टर प्रियंक से पूछिए। हेलो जी मनीष जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं सतीश जिंदल बोल रहा हूँ, उषा नगर एक्सटेंशन इंदौर से। जी सतीश जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं दिसंबर जनवरी में पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हूँ। मुझे ये जानकारी चाहिए कि कितने टाइम बाद तक कोरोना के, आफ्टर कोरोना के इफेक्ट आ सकते हैं, मैं कब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ कोरोना से? सतीश जी, इस बारे में स्टडीज अभी चल रही हैं। इस बारे में अभी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि कोरोना से कितने समय तक सुरक्षा मिलेगी। पर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने एक बताया है कि 30 दिन से लेके 180 दिन तक प्रोटेक्शन रहता है हाल फिलहाल में,
क्योंकि जो पहली वेव भी आई है अभी साल भर हुआ है, तो इसके परीक्षण वगैरह सब चीज़ें अभी जारी हैं कि शरीर में एंटीबॉडीज़ का स्तर कितना है। आपको जानकर खुशी होगी कि अधिकतर लोगों में एंटीबॉडीज़ का स्तर 300 या 400 के ऊपर पाया गया है, जो अगले संक्रमण को रोकने या अगला संक्रमण आने की स्थिति में उसको हल्का रखने में काफ़ी कारगर है। पर इस बारे में अभी शोध जारी है, पर फिर भी अपना गार्ड लोअर नहीं होने दें। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करते रहें। भले ही एक बार कोरोना होके हट चुका है, पर वो लाइसेंस नहीं है कि हम बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक एवं गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन करके बाहर निकल जाएं। सुरक्षित रहें, घर के अंदर बने रहें, जब तक जरूरी नहीं हो, जो एलिजिबिलिटी हो उसी हिसाब से घर से निकलें। मास्क का प्रयोग जरूर करें और एलिजिबल है तो वैक्सीन जरूर लगाएं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं तो कोरोना पॉजिटिव के 1 महीने बाद आप वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो आप अभी सुरक्षित हैं, पर अपना गार्ड को लोअर नहीं होने दें। अपने जितने भी प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं उनको जारी रखें, परिवार की सुरक्षा भी जारी रखें। बिल्कुल। इंदौर से एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, प्रखर गोयल जी। प्रखर जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी जी। कई लोगों को कोरोना होने के बाद डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है, जी। तो वो खून जो गाढ़ा हो जाता है, वो उसके लिए क्या लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और क्या उसके लिए हमको प्रिकॉशन रखना चाहिए, और कितने समय तक एक घर में रहना चाहिए कोविड के बाद, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब? सर देखिए, ये जो डी डाइमर जिनमें बढ़ा हुआ है ये एक अलग से मामला है। ये हर किसी के केस में नहीं है कि डी डाइमर की जांच रहेगी करके। डी डाइमर की जांच अगर पॉजिटिव आती है तो खून पतला करने की दवाइयां आपको थोड़े लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है। इसकी मियाद आपके डॉक्टर के द्वारा और डी डाइमर की रिपोर्ट के आधार पर नियमित रहेंगी। डी डाइमर बढ़ने के क्या विपरीत परिणाम हो सकते हैं? खून के थक्के जमने का डर रहता है सर। खून के थक्के किसी भी नस में, दिमाग की नस में, हार्ट की नस में, फेफड़े की नस में ये बढ़े हुए रहते हैं, तो इनके इंजेक्शंस आते हैं जो बिना चिकित्सकीय सलाह के या प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपका डी डाइमर कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाने के बाद भी बढ़ा है तो जरूर आपके चिकित्सक खून पतला करने की दवाइयां और डी डाइमर को कंट्रोल में करने की दवाइयां देंगे। एक दर्शक इंदौर से जुड़े हुए शिव जिंदल जी। शिव जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही हम तक। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर प्रियंक, समय थोड़ा सा कम है, जाते जाते क्या मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं? किस तरह से सावधानी रखें लोग, और अभी का जो माहौल है इस माहौल में खुद को कैसे संभालें? जी, पहली बात है, हिम्मत नहीं हारना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। परिवार को संभाल के चलना है। अच्छी खबर दूर नहीं है, बिल्कुल अब अपने नज़दीक है। कोरोना के केसेस अब जल्दी उतरेंगे। घर के अंदर रहें, किसी को आने नहीं दीजिए घर में। बच्चों का ध्यान रखें, मन लगा के रखें, उनका हौसला बढ़ाते चलें। किसी भी प्रकार का लक्षण होने पे तुरंत अपने डॉक्टर एवं गवर्नमेंट एजेंसीज की सहायता लेना है। लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है। बहुत कम मामले हैं जिन्हों में कोरोना में गंभीरता या ऐसा रहा है। अर्ली अगर हम पिकअप कर लेंगे सिम्टम्स, अर्ली डायग्नोसिस बना लेंगे, तो बहुत मेजर चांस है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। वैक्सीन जिनकी भी एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, वैक्सीन घर के बुजुर्गों को और 18 वर्ष के ऊपर के, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार भी कह रही है, उन्हें तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के आपको वैक्सीन लगाना है और बिल्कुल मनोबल बढ़ाए रखना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा। इस वक्त जो माहौल है उस माहौल में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और खुद के साथ साथ बच्चों को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सभी मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।